अंदर जितने आदमी हैं सब बाहर आ जाएं, वरना हम इस कुटिया को बम से उड़ा देंगे। मैं हैरान था कि ये इलाका किस वीराने में है जहां ये लोग बिला खौफ व खतर इतनी खौफनाक और तसलसल से फायरिंग कर रहे थे। न सिर्फ फायरिंग कर रहे थे बल्कि बम इस्तेमाल करने की धमकी भी दे रहे थे। ये सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि मुझे लग रहा था कि वो इस कुटिया को बम से उड़ा भी देंगे। मुझे कुटिया की तो इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि अब वहां कोई काम की चीज नहीं थी सिवाय कांता के कपड़ों और बर्तनों और जरूरियात की दूसरी चीजों के। मुझे तो उस जीप की फिक्र थी जिसमें हम यहाँ तक आए थे। अगर वो लोग जीप को तबाह कर देते या उसे साथ ले जाते तो अच्छी खासी मुश्किल पैदा हो जाती। कराइन तो यही बता रहे थे कि आबादी वहां से बहुत दूर है। मैं तो खैर पैदल चल सकता था मगर मुझे कांता की फिक्र थी। चलते चलते उसका तो हशर हो जाता। वो नाजुक सी लड़की थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त वो नंगे पैर थी और हमने इतनी उजलत में उसे कुटिया से बाहर धकेला था कि उसे चप्पल तक पहनने का मौका नहीं मिला था। मचान पे इस किस्म का झूला बंधा हुआ था जैसे खाना बदोश औरतें अपने बच्चों को लिटाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कपड़े के दोनों सिरों को आमने सामने की मजबूत शाखों से बांध दिया जाता। फर्क ये था कि वो झूला छोटा होता है। कांता के झूले की लंबाई ज्यादा थी। वो उसमें बहुत इत्मीनान से बैठी हिल कोरे ले रही थी और मजे से च्युइंगम चबा रही थी। मैंने उसे पूछा, ये तुम जुगाली क्या कर रही हो? मेरी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। वो बोली, मैंने एक दफा बाबा से कहकर च्युइंगम भी मंगवा ली थी। सामान निकालते हुए उसके कुछ पैकेट मुझे मिल गए। तुम खाओगे? मैंने कहा, मुझे जुगाली करने का कोई शौक नहीं है, खास तौर पर उस वक्त जब मौत और जिंदगी के दरमियान चंद गज का फासला हो। वो शायद मुझे चिढ़ाने पर तुली हुई थी। बोली, मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम मुसलमान हो। मैंने कहा, अल्लाह के करम से मैं मुसलमान हूँ, मगर क्या मौत हिंदू और मुसलमान में तमीज करती है? वो बोली, मैंने ये कब कहा है कि मुसलमान मरते नहीं हैं, मगर मैंने सुना है कि तुम लोग तो मरने के बाद शहीद हो जाते हो। मैंने कहा, शहादत का रुतबा यूं बेमकसद और बेवजह मरने की वजह से नहीं मिलता। इस मौजू पर फिर कभी बात होगी। फिलहाल मुझे देखने दो कि इस वक्त हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। कांता बोली, वो बहुत ज्यादा हुए तो 10 होंगे। हमारे पास दूर मार राइफल्स हैं और रिवॉल्वर भी। एमुनेशन का भी अच्छा खासा स्टॉक है। फिर तुम डर क्यों रहे हो? मैंने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। वो लोग मुझे तो शायद जानते भी ना हो। मेरा ख्याल है कि ये लोग तुम्हारी ही वजह से यहाँ आए हैं और तुम्हें जिंदा या मुर्दा अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, वरना उन्हें क्या मालूम कि इस वीराने में तुम्हारे साथ मैं भी मौजूद हूँ। कांता की जुगाली एकदम बंद हो गई और उसके चेहरे पर पहली दफा तशवीश के आसार दिखाई दिए। फिर वो संभल कर बोली, तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारा नाम भी लिया था। नाम को भी छोड़ो, वो तो ये समझ गए होंगे कि मेरे अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है। मैंने बेजारी से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो ऐलान कर तो रहे थे कि कुटिया में जो भी है बाहर आ जाए। कांता ने तशवीश से कहा, फिर? मैंने कहा, फिर ये कि कुछ देर खामोश रहो और मुझे सोचने दो। अगर यूं ही बकबक करती रहोगी तो मंगल की तरह हम दोनों भी मारे जाएंगे। वो वहशतज़दा होकर बोली, क्या मंगल मर गया? मैंने जल कर कहा, नहीं, उसकी तो वो मेहमानों की तरह खातिर मदारत कर रहे होंगे। अब कहीं मंगल की मौत पर रोना मत शुरू कर देना। कांता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम वाकई बहुत बेहिस हो। वो तुम्हें दोस्त कहता था, तुम्हारे बुरे वक्त में वही काम आया था और तुम यूं बेनियाजी से कह रहे हो कि मंगल मर गया। उसके लहजे में अफसुर्दगी थी। मैंने संजीदगी से कहा, मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो कांता, मैं भी गोश्त पोस्त का इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। मुझे मंगल की मौत का इंतहाई अफसोस है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। खासतौर पर जिन हालात से गुजर रहा हूँ उनमें तो किसी भी वक्त अपनी जिंदगी भी हार सकता हूँ। इससे पहले भी मेरे कई आदमी जान से जा चुके हैं। अब अगर मैं उन्हें रोने बैठ जाऊं तो दुश्मन मुझे भी उन्हीं के पास पहुंचा देंगे। वो बोली, तुम्हें आखिर ये सब करने की, अपनी जान हथेली पर रखने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, इस पर फिर कभी तफसील से बात होगी। खुदा के वास्ते मुझे कुछ सोचने दो। कांता ने जल्दी से कहा, अच्छा अब मैं नहीं बोलूंगी। मैंने मचान पर मौजूद असलहे का जायजा लिया। 2 बेहतरीन किस्म की राइफल्स थीं। मेरे पसंदीदा .38 के कोल्ट रिवॉल्वर थे और फाजिल राउंड्स तो इतने थे कि उनसे कम से कम 3 दिन तक लड़ा जा सकता था। कोई फिर बुलंद आवाज में चीखा, हम तुम लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम लोग बाहर ना आए तो कुटिया को आग लगा देंगे। बोलने वाले ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर चीखती हुई आवाज में बोला, 1 2 3 4 तक गिनने के बाद वो कुछ देर के लिए रुका। शायद वो अपने साथियों से मशवरा कर रहा था। फिर वो उसी आवाज में चीखा, 5। वो तकरीबन 1 मिनट तक इसी इंतजार में रहा कि अब शायद कोई कुटिया से बाहर आएगा, मगर वहां कोई होता तो बाहर आता। अचानक मेरे नथनों में पेट्रोल की बू घुस गई। कांता अब झूले के बाहर आकर मेरे साथ बैठ गई थी। वो लोग शायद कुटिया पर पेट्रोल छिड़क रहे थे। पेट्रोल छिड़कने के बाद फिर कोई चीख कर बोला, देखो तुम लोगों के लिए ये आखिरी चांस है, बाहर आ जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। हम वहां खामोशी से बैठे रहे।
फिर अचानक एक धमाका सा हुआ और कुटिया धड़ाधड़ जलने लगी। मैंने घूमकर कांता की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो हसरत भरी निगाहों से जली हुई कुटिया को देख रही थी। फिर वो मेरे शाने पर सर रख कर बुरी तरह सिसकने लगी। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ कांता? क्या उस कुटिया में कोई और भी था? उसने रोते हुए नफी में सर हिला दिया। मैं बदस्तूर हैरत का शिकार था। मैंने कहा, फिर क्या कोई कीमती चीज वहां रह गई? आखिर रोने की कोई वजह तो होगी। वो सिसकते हुए बोली, मैंने इस कुटिया में काफी वक्त गुजारा है कामरान। बाबा की मोहब्बत और शफकत ने घर की याद भी भुला दी। इस कुटिया के चप्पे चप्पे में बाबा की यादें बिखरी हुई थी। इन जालिमों ने मुझसे वो यादें भी छीन ली। मैंने संजीदगी से कहा, कांता मेरी बात सुनो। इंसान महज यादों के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। यूं भी हमें यहाँ से जाना है। एक दफा यहाँ से जाने के बाद शायद तुम भी इस तरफ ना आती। अच्छे इंसानों को याद जरूर रखना चाहिए, मगर उनकी अच्छाई को मशले राह बनाना चाहिए। कांता ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो कामरान। बस मुझसे उस कुटिया की तबाही बर्दाश्त नहीं हुई। यहीं तो मुझे पनाह मिली थी। रोना तो मुझे इस बात पर आया था कि न वो कुटिया रही न वो पनाह देने वाला। मैंने कहा, मुझे तुम क्या समझती हो कांता? बाबा ने कुछ सोच कर ही तुम्हें मेरे हवाले किया है। मैंने बाबा से जो वादा किया है उसे मरते दम तक निभाऊंगा। मेरे जीते जी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा तुमसे वादा है। कांता ने अजीब से लहजे में कहा, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? मैंने कहा, मौत के हरकारे सर पर खड़े हैं और तुम्हें वादे सूझ रहे हैं। फर्ज करो मैं अभी तुमसे वादा कर लूं और अगले ही लम्हे दुश्मन की गोली मुझे चाट जाए, फिर क्या हैसियत रह जाएगी मेरे वादे की? फिर बकौल बाबा के तुम एक खासी वसीओ अरीज जायदाद, फैक्ट्रियों, मिलों और कारोबार की बिला शिरकत गैर मालिक हो। मैंने तो बाबा से सिर्फ ये वादा किया था कि जब तक तुम कानूनी तौर पर अपना कारोबार और जायदाद संभालने के काबिल नहीं हो जाती, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उसने अफसुर्दगी भरे लहजे में कहा, फिर उसके बाद? मैंने कहा, आगे का हाल तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैं हुकूमत पाकिस्तान और भारत दोनों को मतलूब हूँ। दोनों हुकूमतें मेरे सर की तलबगार हैं। इनके अलावा कुछ गैर मुल्की एजेंसियां भी मेरी बू सूंघती फिर रही हैं। मेरी जिंदगी का तो एक एक पल मौत के साए में गुजरता है। बस बाबा ने जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है मैं उसे पूरा कर दूं, यही गनीमत है। तभी कोई जोर से बोला। मेरे ख्याल में झोंपड़े के अंदर कोई था ही नहीं, वरना जरूर बाहर निकलता। इतना जीदार तो कोई भी नहीं होता कि जानबूझकर जल मरे। दूसरी आवाज आई। मेरा ख्याल है कि वो लोग किसी और रास्ते से निकल गए होंगे। पहली आवाज तंजिया लहजे में बोली, ये कोई महल नहीं है जिसमें कोई चोर दरवाजा भी हो। ये छोटी सी एक कुटिया है और इसके चारों तरफ हमारे आदमी मौजूद हैं। फिर वो कुछ सोच कर बोला, मुमकिन है वो लोग कुटिया से पहले ही निकल गए हों। वो बुढ़ा बहुत हरामजादा है। मुझे तो लगता है कि उसके बदन में कोई शैतानी रूह घुस गई है। अगर ये बुढ़ा ना होता तो कांता अब तक ठिकाने लग चुकी होती। दूसरा बोला, अगर इस दफा भी वो लोग बचकर निकल गए तो वो फिर कभी हमारे हाथ नहीं आएंगे। कितनी मुश्किल से तो उनका पता मिला है। अगर हम खाली हाथ गए तो कुंवर साहब सबसे पहले हमें गोली मारेंगे। वैसे भी अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। पहले वाले ने कहा, तो फिर इंतजार क्या कर रहे हो? एक आदमी को यहाँ छोड़ दो, बाकी लोग उन्हें आसपास तलाश करो। अगर वो भाग भी गए हैं तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। फिर उसने बुलंद आवाज में सबसे कहा, सिर्फ मोहन पाल यहाँ ठहरेगा, बाकी लोग कांता और उस बूढ़े को आसपास तलाश करें। चलो जल्दी करो। एक नई आवाज सुनाई दी, मगर दादा उनके साथ कोई और आदमी भी है जिसे कांता खारान या पता नहीं धारान कहकर पुकार रही थी। पहली आवाज में झुंझुलाहट थी। फिर, तुम्हारे पास राइफल भी है और रिवॉल्वर भी। तुम इतने तेज कब से हो गए मोहन? उनमें से जो भी नजर आए उसे देखते ही गोली मार देना। कोशिश करना कि कांता जिंदा हमारे हाथ आए। मोहन ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। फिर वहां तेज हवा और पत्तों के शोर के सिवा कोई आवाज सुनाई न दी। कांता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर मैंने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि कोई इसी तरफ आ रहा था। खुश्क पत्तों की खड़खड़ाहट से अंदाजा हो रहा था कि वो हमारे बहुत नजदीक पहुंच गया है। फिर कोई चीख कर बोला, अरे दादा, ये तो रामदयाल है। उस खबीस बूढ़े ने शायद हथौड़ा या कोई वजनी चीख मार कर इसकी खोपड़ी तोड़ दी है। गोया जो आदमी मेरे हाथों मारा गया था उसका नाम रामदयाल था। उस शख्स की आवाज सुनाई दी जिसे मोहन ने दादा कहकर मुखातिब किया था। बोला, इसका मतलब है कि वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं। यहाँ रामदयाल और बूढ़े में हाथापाई हुई है। देखो, यहाँ हाथापाई के निशानात हैं। मोहन बोला, मुझे हैरत है दादा कि रामदयाल सा सूरमा उस कमजोर बुढ़े के हाथों मारा गया। दादा ने जहरीले लहजे में कहा, ज्यादा हैरत मत करो, इसी हैरत में तुम भी मारे जाओगे। वजनी हथौड़ा तुम्हारे हाथ में हो तो तुम भी रामदयाल को ठिकाने लगा सकते हो। अचानक कोई दूर से चीखा, दादा। फिर खुश्क पत्तों और कच्ची जमीन पर कदमों की धमक सुनाई दी। कदमों की वो आहट हमारे दरख्त के नीचे आकर रुक गई। दादा के लहजे में इस तरह था, क्या वो लोग पकड़े गए? आने वाले ने दबे दबे जोश का मुजाहरा किया।
नहीं पकड़े गए तो अब पकड़े जाएंगे। दरख्तों के झुंड में उनकी एक जीप खड़ी है। खड़ी क्या है, उसे वहां छुपाया गया है। वो लोग उसी जीप के जरिए फरार होते, मगर उन्हें उसका मौका नहीं मिला। दादा ने हुक्म दिया, जीप को वहां से निकाल कर अपने कब्जे में कर लो और उन हरामजादों की तलाश तेज कर दो। वो अभी यहीं कहीं होंगे। अगर वो हमें यहाँ नहीं मिले तो आसपास के गांव में भी उन्हें तलाश कर लेंगे। वो बोलते बोलते लम्हे भर को खामोश हुआ, फिर बोला, हाँ, सबको ये बता दो कि उस बूढ़े के हाथ में कोई वजनी हथौड़ा या लोहे की कोई शाख है या लोहे की मजबूत लाठी है। ये भी इम्कान है कि बूढ़ा और कांता हथियारों से मुसल्ला हो। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, बोला, एक जरूरी बात और सुन लो। उन दोनों के साथ कम से कम एक आदमी और भी है, वो आदमी जिसे कांता आवाजें दे रही थी। बस अब जाओ। आने वाला फिर भागता हुआ वापस चला गया। हम दोनों दम साधे बैठे रहे। मेरे हाथ में दूर मार राइफल भी थी। एक राइफल मुझे कांता के हाथों में भी नजर आई। वो भी मोहतात अंदाज में इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वो शख्स भी वहां से चला गया जिसे उसके साथ ही दादा कहकर मुखातिब कर रहे थे। शाम का अंधेरा बहुत तेजी से हर शय को अपनी लपेट में ले रहा था। ये एक तरह से हमारे हक में बेहतर ही था। अंधेरे में हम उनसे ज्यादा महफूज रह सकते थे। मैं उनसे खौफजदा नहीं था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तादाद में कितने हैं। अब तो वो लोग जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर हमें तलाश कर रहे थे। दादा के जाने के बाद मैंने कांता से पूछा, ये कुंवर साहब कौन हैं जो तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं? कांता ने नफरत से कहा, मेरा चाचा है। आवारगी और अय्याशी में अपने हिस्से की जायदाद और दौलत ठिकाने लगा दी। अब वो कंगाल हो चुका है, इसलिए उसकी नजरें मेरी जायदाद पर हैं। पिताजी की वसीयत के मुताबिक मुझे वो जायदाद 21 साल की उम्र में मिलेगी। उस वक्त तक उसका इंतजाम मेरे चचा के हाथ में रहेगा। ये वसीयत भी बहुत पुरानी थी। उस वक्त पिताजी को भी अपने भाई के करतूतों की खबर नहीं थी। मैंने बेयकीनी से कहा, यह कैसे हो सकता है कांता कि उन्हें अपने भाई की आवारगियों का इल्म न हो? कांता ने कहा, उन्हें जरूर मालूम होगा, मगर उस वक्त तक चचा ने इतने परपुर्जे निकाल लिए थे। पिताजी के सामने तो वो भीगी बिल्ली बने रहते। वो वसीयत पिताजी के देहांत से 10 साल पहले लिखी गई थी। वो वसीयत बदलना चाहते थे, मगर उन्हें उसका मौका नहीं मिला। वो तो भला हुआ बाबा का, जो उस वक्त हमारी हवेली में मौजूद थे। पिताजी की हालत अचानक ही बिगड़ गई। उन्हें बाबा पर बहुत भरोसा था। उन्होंने बाबा को बुलाया और कहा कि मुझे वसीयत तब्दील करने का मौका नहीं मिल सका, इसलिए एक जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डालकर जा रहा हूँ। कांता जब तक 21 बरस की ना हो जाए, इसकी हिफाजत करना। बाबा ने उनसे वादा कर लिया। शायद मेरी जिंदगी बाकी थी जो भगवान ने उस समय बाबा को हवेली में भेज दिया था। उसी रात पिताजी का देहांत हो गया। उनके क्रियाक्रम के फौरन बाद एक रोज बाबा खामोशी से मुझे वहां से निकाल लाए। उन्होंने भी भांप लिया था कि मेरा चचा जायदाद के लिए मेरी जान लेना चाहता है। वो मुख्तलिफ शहरों में रहते रहे, फिर आखिर इस जंगल में आकर आबाद हो गए। कांता बोलते बोलते थक गई थी, इसलिए खामोश हो गई। मैंने भी कुछ बोलना मुनासिब न समझा और खामोशी से सूरत हाल पर गौर करता रहा। मचान पे एक ही रुख से बैठे बैठे मेरा जिस्म गोया अकड़ गया था। मेरी बेचैनी को शायद कांता ने भी महसूस कर लिया। वो ज्यादा वक्त कपड़े के उस झूले में लेटी रही थी, इसलिए मेरे मुकाबले में ज्यादा तरोताजा लग रही थी, या फिर ये मेरा एहसास था। उसने मुझसे कहा, कामरान, तुम बैठे बैठे थक गए होगे, कुछ देर के लिए झूले में लेट जाओ। मैंने इनकार करना चाहा, मगर उसने जबरदस्ती मुझे उस झूले में लेटा दिया। राइफल अलबत्ता अब भी मेरे हाथ में थी। झूले में लेटकर मुझे वाकई बहुत सुकून मिला। फिर मुझ पर एक उफ्ताद टूट पड़ी। अचानक ही कांता भी उसी झूले में आ गई। मैं भी होश का दामन खोता जा रहा था कि अचानक मैं होश की दुनिया में वापस आ गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, कांता, होश में आओ और तुम्हें लेटने का इतना शौक है तो लेटो, मगर मुझे यहाँ से उठने दो। कांता ने मेरे कान में सरगोशी की, कामरान। मैंने बुरी तरह उसे झिड़क दिया, कहा, मुझे उठने दो कांता। दुश्मन सर पर मौजूद है और तुम्हें ये चौंचले सूझ रहे हैं। वो शायद इस लहजे की आदी नहीं थी, इसलिए झुंझलाकर उठ गई। उसके उठने के बाद मैंने भी उस झलोंगे से निकलने की कोशिश की, मगर कांता ने रोक दिया। बोली, तुम थके हुए हो, इसलिए यहीं लेटे रहो। मुझे न जाने क्या हो गया था। मैं वचन देती हूँ कि जब तक दुश्मन हमारे सर पर मौजूद हैं, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम्हें डिस्टर्बेंस हो। मुझे उसके जुमले पर हंसी आ गई। गोया जब दुश्मनों का खतरा टल जाता तो वो मुझे डिस्टर्ब करती। वो बिगड़ कर बोली, इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने एकदम उसके मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि कोई इसी तरफ आ रहा था। मुझे लग रहा था कि बाबा की जड़ी बूटियां और सुफूफ पीकर मेरी कुव्वत समात भी कई गुना बढ़ गई थी। बिनाई भी तेज हो गई थी और सूंघने की हिस्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुश्किल से 1 मिनट के बाद कोई ऐन उस दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। वो शायद सस्ती किस्म की कोई बीड़ी पी रहा था, क्योंकि उसकी नागवार बू से मेरी नाक में सोजिश होने लगी। फिर कदमों की चाप से मुझे अंदाजा हुआ कि वहां मजीद एक आदमी आ गया है। आवाज आई, दादा। जीप तो मैंने वहां से निकाल ली है, मगर उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा।
जंगल इतना घना भी नहीं है कि उसमें एक न दो पूरे 3 आदमी छुप जाएं और हमारे किसी आदमी की नजर उन पर न पड़े। दादा ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। शायद वो कुछ सोच रहा था। दूसरा आदमी अजियत भरे अंदाज में चीखा, अरे मर गया दादा, मुझे शायद बिच्छू ने काट लिया है। उस वक्त तक अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। दादा ने कहा, अरे कोई कांटा वांटा चुभ गया होगा, टॉर्च है तेरे पास? उसने कोई जवाब दिए बगैर टॉर्च रोशन कर दी। शायद बिच्छू तलाश कर रहा था। दादा की हैरत भरी आवाज आई, अरे ये क्या है, लाओ टॉर्च मुझे दो। टॉर्च वाले की आवाज आई, क्यों दादा कोई सांप है क्या? दादा झुंझुला कर बोला, तू टॉर्च दे। न जाने उसने क्या देख लिया था। छठी हिस्स मुझे खतरे से आगाह कर रही थी। मैंने कांता को बिल्कुल साकित रहने का इशारा किया और खुद बहुत एहतियात के साथ उस झलोंगे से निकल आया। ये भी गनीमत था कि उस वक्त हवा बहुत तेज थी। उसकी सरसराहट में नीचे वालों को ऊपर की सरसराहटों का एहसास नहीं हुआ। दादा बोला, ये तो किसी लड़की की नाक में पहनने वाली लौंग है, कहीं कांता इस दरख्त पर तो नहीं है। दादा का जुमला सुनकर मेरे आसाब कशीदा हो गए। अब वो लोग यकीनन हमें इस दरख्त पर तलाश करते। वैसे तो हम दोनों ही घने पत्तों में छुपे हुए थे, मगर वो अपनी तसल्ली के लिए उस पर 2-4 फायर भी कर सकते थे। उनके पास हर किस्म की दूरमार राइफलें भी थी। इसका अंदाजा तो मुझे फायरिंग के वक्त ही हो गया था कि वो लोग हर किस्म के जदीद असलहे से लैस थे। फिर शायद दादा या उसके आदमी ने ताकतवर टॉर्च की रोशनी में ऊपर देखने की कोशिश की, क्योंकि रोशनी पत्तों से छन कर हम तक भी पहुंची थी। दादा ने हुक्म दिया, वार्निंग देकर दरख्त पर सब मशीन गन का एक ब्रस्ट मार दो। जो कोई भी दरख्त पर हुआ, जिंदा या मुर्दा, नीचे आ जाएगा। नीचे से कोई बुलंद आवाज में बोला, ऊपर अगर कोई है तो 1 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ जाए, वरना मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा। मैंने चश्मे ज़दन में एक फैसला कर लिया। मैं चाहता तो ऊपर से ही फायरिंग करके उन दोनों को ठिकाने लगा सकता था, मगर मैं नहीं चाहता था कि फायरिंग की आवाज से उनके दूसरे साथी भी इस तरफ दौड़े आएं। न जाने उनकी तादाद कितनी थी। मैंने पत्तों की ओट से झांक कर देखा। दरख्त के नीचे खड़ा हुआ एक शख्स सब मशीन गन लोड कर रहा था, दूसरा बीड़ी के कश लगा रहा था। टॉर्च उस वक्त भी रोशन थी, मगर उसका रुख ऊपर की जानिब नहीं था। वो बीड़ी पीने वाले के हाथ में थी, जो यकीनी तौर पर दादा था, क्योंकि उसी ने दूसरे आदमी को फायर करने का हुक्म दे दिया था। मेरे पास चंद सेकंड थे। मैंने राइफल कांता को पकड़ाई और अचानक सब मशीन गन वाले पर छलांग लगा दी। एक तो मेरा वजन काफी था, उसके लिए जानलेवा था। फिर मैंने छलांग लगाते वक्त उसकी गर्दन पर कराटे का एक वार भी रसीद किया। वो आवाज निकाले बगैर वहीं ढेर हो गया। सब मशीन गन उसके जिस्म के नीचे दब गई। दादा के होंठों से बीड़ी निकल कर नीचे गिर पड़ी और वो फौरन ही संभल गया। टॉर्च अभी तक उसके हाथ में मौजूद थी। उसने संभल कर टॉर्च ही से मेरे सर पर हमला किया, मगर मैं झुकाई देकर बच गया। इस दौरान में उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। इससे पहले कि वो मुझ पर फायर करता, मैंने घूमकर एक राउंड किक उसके हाथ पर रसीद की। किक उचटती हुई पड़ी, मगर रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो चाहता तो आवाज देकर अपने साथियों को बुला सकता था, मगर वो शायद कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद था। उसने किसी को आवाज देने की बजाय टॉर्च भी हाथ से छोड़ दी, मगर वो अब भी रोशन थी और उसकी रोशनी में मुझे दादा के खद्दो खाल साफ दिखाई दे रहे थे। उसका कद तो मुझसे कम था, मगर जिसामत में देव था। रंगत काली थी, बड़े बड़े बाल थे जो उसके शानों तक लहरा रहे थे। बड़ी बड़ी खौफनाक मूछें थीं और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। आम आदमी तो उसकी शक्ल को देखकर ही दहल जाता। चेहरे को मजीद खौफनाक बनाने के लिए उसने एक कान में कुंडल पहन रखा था। उसने गुर्रा कर पूछा, कौन है तू? मैंने उसे इश्तियाल दिलाने को कहा, तेरा बाप।